भारतीय रेल वर्तमान में लगभग 22,000 से भी अधिक ट्रेन रेक का प्रतिदिन परिचालन करती है। इसमें से लगभग 13,000 से अधिक सवारी गाड़ियां, यात्री गाड़ी और 9,200 के लगभग हम मालवाहक मतलब मालगाड़ियों का परिचालन करते हैं। इसका उच्च गति पर सुरक्षित परिचालन करना हमारी एक मूलभूत आवश्यकता भी है और जिम्मेदारी भी है। लेकिन कभी जब हम ना चाहें और चलते समय यार्ड से प्लेटफॉर्म और बीच मार्ग में जब भी कोई मालगाड़ी अपने दो से या दो से अधिक हिस्सों में विभक्त हो जाए तो इसे ट्रेन पार्टिंग कहते हैं। ये एक ऐसी अविश्वसनीय, अकल्पनीय और वो घटना जिसको हम ना चाहें और उसके बाद ट्रेन को दो या दो से अधिक हिस्सों में बंटना ट्रेन पार्टिंग कहलाता है। मुख्यतः ये फ्रेट स्टॉक में, जैसा कि आप जानते हैं, ई टाइप कपलिंग के खुलने से, चाहे वो वर्टिकल खुले ऊपर नीचे या आमने सामने हॉरिजॉन्टल खुल जाए, इस प्रकार ट्रेन पार्टिंग का होना संभव होता है। आइए अब समझें कि ट्रेन पार्टिंग क्या है। जो परिभाषा आपने समझी, यह किस प्रकार से होती है, कौन कौन से फैक्टर, कौन से कारक हैं, चाहे वो CNW से हो, चाहे वो लोको पायलट की कमी से हो, चाहे PWI के कारण हो, जो मोटे मोटे कारण आपको हैं, इसका कारण और उसके संबंधित निवारण और ट्रेन पार्टिंग के समय CNW, लोको पायलट और गार्ड के क्या क्या कर्तव्य हैं, इसके विषय में एक सरल अध्ययन करें। अभी तक आपने पिछले अध्याय में भारतीय रेल के फ्रेट स्टॉक में, जो फ्रेट स्टॉक है, बताया था 9,200 से भी कुछ अधिक फ्रेट रेक प्रतिदिन भारतीय रेल में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो उसका सुरक्षा की दृष्टि से सबसे घातक ट्रेन पार्टिंग के क्या कारण हैं, वो आपने समझा। अब जब कारण पता लग जाए तो उसका निदान भी आवश्यक होता है, ठीक है ना। जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, पहले हमारे शरीर के विभिन्न टेस्ट करते हैं, फिर संभावित रोग को जांच करने के बाद उसका निवारण हेतु, उस रोग की समाप्ति हेतु दवाओं का फिर हमें एडवाइस करते हैं। तो इसी प्रकार भारतीय रेल में ट्रेन पार्टिंग की क्या क्या रेमेडीज है, हमें मेंटेनेंस में किस प्रकार इस प्रकार की गतिविधियों को अपनाएं, चाहे वो ओपन लाइन में हो, यार्ड में मेंटेनेंस हो रहा हो, या वर्कशॉप या सिक लाइन में ROH हो रहा हो या POH हो रहा हो, तो आपने क्या क्या कदम उठाने हैं जिससे ट्रेन पार्टिंग न्यूनतम हो जाए। इस संदर्भ में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा वो कैमटेक की ट्रेन पार्टिंग का 2011 का एक विशेष हैंडबुक आई थी, और G76 RDSO का जो ओपन लाइन में ROH में कौन कौन से गेज लगाने चाहिए, उस विषय में बताऊंगा। और अभी अभी 2024-22 अक्टूबर को रेलवे बोर्ड ने एक पत्र में ट्रेन पार्टिंग के विषय में कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। तो आइए इसका अध्ययन करें। सबसे पहले ट्रेन पार्टिंग क्या है, कि जैसा आपने समझा था ना, ट्रेन पार्टिंग हमारे ना चाहने पर किसी भी ट्रेन का गतिमान अवस्था में यार्ड से प्लेटफॉर्म को जाते हुए दो या दो से अधिक हिस्सों में बंटना ट्रेन पार्टिंग है। ये एक्सीडेंट मैनुअल में J टाइप का एक्सीडेंट है। ट्रेन पार्टिंग दो प्रकार की होती है, जो आपने पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से समझा। हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्टिंग, वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग, और इसमें ऑपरेशन, SNT, POA और मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट
के जो इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमने बताया था। जो क्षैतिज ट्रेन पार्टिंग हॉरिजॉन्टल, उसमें कपलिंग का, एंटी क्रिप का, किस प्रकार हमने फेलियर ऑफ ड्राफ्ट गियर का, ह्यूमन एरर का इसका पढ़ा। वर्टिकल में ज्यादातर मैंने देखा ना, पीवे इंजीनियरिंग का, एसएनटी का, या लोडिंग अनलोडिंग का, किसी में बहुत ज्यादा भार या रेक कंपोजिशन सही ना हो, ठीक है ना, दो भारी भरे हुए 90 टन के बीच आपने एक 20 टन का खाली वैगन लगा दिया तो दोनों की बफर हाइट के डिफरेंस से भी वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग होगी। ये आप तो अपने पिछले अध्याय में रिवाइज कर लें। अब आप आइए, सबसे पहले जिस चीज का मैं अध्ययन करना है, पुनः एक बार आप इस ई टाइप सीबीसी का, ठीक है, जिसमें ई टाइप सीबीसी का एक चित्र आप इसमें देख लें। मोटा मोटा 1 नंबर से आप प्रारंभ करें। यह है रियर स्टॉपर, 2 नंबर है इसका ड्राफ्ट गियर, ठीक है ना, वो बताए थे ना 2 से 3 तरह के MK50। तीसरा है योक पिन। योक पिन क्या है? जो योक, ड्राफ्ट गियर और सीबीसी सैंक कपलर बॉडी को एक यूनिट बनाता है। यह है 4 नंबर पे स्ट्राइकर कास्टिंग, 5 नंबर पे योक। योक क्या है? ये जो ड्राफ्ट को अपने अंदर एक इंस्टॉलेशन और एक डायरेक्शन दोनों चीज देता है। 6 नंबर है कपलर बॉडी। कपलर बॉडी आपने देखा, ये कपलर बॉडी है, ये इसका नकल। 7 नंबर पे नकल। 8 नंबर पे ड्राफ्ट गियर पैड। ये देखिए, यही ड्राफ्ट गियर पैड टेंशन में, ब्रेकिंग में या कंप्रेशन में स्ट्रोक को न्यूट्रलाइज करते हैं। अपनी गति में 58 या 82 mm जो भी है, वो आपको पिछले अध्याय में 9 है इसकी नकल पिन। तो इस प्रकार आइए, अब इस वीडियो में एक बार आप पुनः हमारे वर्कशॉप में, हमारी शॉप में एक भौतिक रूप से वास्तविक ई टाइप सीबीसी को समझें कि कौन से पार्ट्स क्या हैं। जब आप पार्ट्स समझेंगे तभी तो उसका निदान कर पाएंगे। अब आप मेंटेनेंस पैटर्न को समझने के पश्चात, मतलब मेंटेनेंस पैटर्न से मतलब यार्ड में, सिकलाइन में और वर्कशॉप में किस प्रकार आप सीबीसी, मेन कल्प्रिट कौन सा है इसमें? हमारा कपलर। तो इसके विषय में रेलवे बोर्ड ने भी बहुत गंभीरता से समय समय पर काफी अध्ययन किए। इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2024, कुछ दिन पहले ही 3 उच्च अधिकारियों की एक समिति बनी। इसमें हमारे NRK CRC महोदय, CWE महोदय SCR और एक तीसरे CWM महोदय को लिया गया। उन्होंने एक विस्तृत अध्ययन करके 2013 की एक रिपोर्ट को अध्ययन करके ये बताया कि ट्रेन पार्टिंग को अवॉइड मिनिमम करने के लिए POH और ROH में मस्ट चेंज आइटम कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है ना। तो इससे पहले आप जानिए कि ट्रेन पार्टिंग और ट्रेन कपलिंग के केस पिछले दिनों कितने हुए हैं। आप इसकी गंभीरता को समझिए। 2022, ये सब जो डाटाज हैं ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये रेलवे बोर्ड के इस लेटर में जो दिखाए हैं उन्हीं को इस पे। ये ट्रेन पार्टिंग इन गुड्स एंड ट्रेन अनकपलिंग इन गुड्स 2022 में 23 में 719 ट्रेन पार्टिंग हुई, ये दोनों मिला के हैं, ठीक है ना। और 2023 और 24 में 452, जब हमने ज्यादा मेंटेनेंस पे ध्यान दिया तो थोड़ा सा ये कम हो गई। और 2024-25 मतलब 1 अप्रैल से 18 सितंबर तक ये 139 ही अभी रह गई है। मुझे उम्मीद है काफी कम होंगी। एक रेल कर्मी के नाते मैं चाहता हूं कि ये ना ही हो। और ये है ट्रेन अनकपलिंग, तो ये निरंतर कम होते जा रहे हैं। अब आप एक और ट्रेन पार्टिंग और ट्रेन अनकपलिंग इन गुड्स में क्या मुख्य अंतर है? तो यदि डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई विशेष अंतर आप एक ऐसी रेखा नहीं खींच पाएंगे कि ये निश्चित यह है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ट्रेन अनकपलिंग जो होता है अधिकतर, जैसे हम लापरवाही कर दें, ह्यूमन एरर हो जाए, ऑपरेशनल मिस्टेक हो जाए लोको पायलट से, ठीक है ना,
और एसएनटी या ट्रैफिक, इसमें सामान कम ज्यादा कॉमर्शियल वाला भर दे, तो ये ट्रेन अनकपलिंग है। ट्रेन पार्टिंग क्या है? जो सिस्टम में कोई फेलियर हो जाए, नकल टूट जाए, ड्राफ्ट गियर फेल हो जाए, योक टूट जाए, योक पिन गिर जाए, जिसमें कि कोई सिस्टम का फेलियर, अपने मतलब जो मैकेनिकल पार्ट्स का फेलियर हो जाए, जिसको बदलना जरूरी हो, वो ट्रेन पार्टिंग है। ठीक है ना? ये हम मोटा मोटा डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं। मतलब इसमें किसी पार्ट्स को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सीधा जुड़ गया, और इसमें आपको पार्ट्स जोड़ना पड़ा। मोटा मोटा बाइफर्केशन ये है, बाकी इसमें कोई विशेष अंतर नहीं। ठीक है, आइए अब पुनः इस पत्र में जो समरी ऑफ ट्रेन पार्टिंग, इसको कई फेस में हमें समझाने का प्रयास किया गया कि 2023-24 में लोडेड की 137 और 2024-25 में सितंबर तक 52 जस्ट आदि, एम्प्टी की 27 है, इसमें 11। मतलब लोडेड की ट्रेन पार्टिंग बहुत ज्यादा होती है। यह आपको मेंटेनेंस में ध्यान रखना है, आपकी समझना है कि 137 हुई थी लोडेड में। ठीक है, अब लॉन्ग होल में, जो लॉन्ग होल होते हैं उसकी ट्रेन पार्टिंग, क्योंकि उसमें कई क्रू होते हैं, कई गार्ड होते हैं, सावधानी से चलते हैं, निश्चित खंडों पे चलते हैं। ठीक है ना? तो और कम चलते हैं ट्रेन, इतने ज्यादा थोड़े चलते हैं लॉन्ग होल। यदि 9200 फ्रेट ट्रेन रेक चलते हैं तो लॉन्ग होल उसका 10% भी नहीं चलता, तो इसलिए नेचुरली इसमें 10% इसकी मात्रा कम है। सिंगल ट्रेन का 108 है, टोटल 164 है। ये 164 कहां से आया? ये 164 का एनालिसिस किया गया। ठीक है ना? वो मैं बताऊंगा कहां कृष्ण ने किया और कहां रेलवे बोर्ड ने किया। ये 164 केस की कहानी है जो 2023-24 में हुए हैं। ये ट्रेन पार्टिंग है टोटल। ठीक है, जिसका रिकॉर्ड है। लॉन्ग होल का आपने देख लिया, सिंगल ट्रेन ज्यादा हुई। अब फॉलिंग और रेजिंग, ऊंचाई और ग्रेविटी पे, जिस प्रकार हम कहते हैं ना समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र तल से गहराई, तो ऊंचाई पे जाते समय कितनी ट्रेन पार्टिंग हुई? ग्रेडियंट पे इतनी हुई, ऊंचाई पे इतनी हुई, लेवल पे इतनी हुई, और कुछ का पता नहीं लगा। लेकिन 164 का बाइफर्केशन इस तरह है। 164 का हमने इस प्रकार किया, लोडेड एम्प्टी, फिर लॉन्ग होल सिंगल, फिर उसके ग्रेडियंट के अनुसार किया जो रेल ट्रैक का है। अब कंपोनेंट फेलियर, ये है मैकेनिकल सीबीसी का फेलियर। ठीक है, जो हमारे मैकेनिकल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप देखें, एंटी क्रीप, बियरिंग पीस, कपलर बॉडी, एक एक आप देखें। नकल फेलियर 66 2023-24 में जो इन 164 केसों को एनालिसिस किया गया, उसमें नकल मैक्सिमम था। मैंने पढ़ाया था आपको, नकल इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ सीबीसी, ई टाइप सीबीसी और एस टाइप सीबीसी। ठीक है ना? तो इसलिए ये 66 है, और 2024-25 में अभी तक भी 19 है। सबसे ज्यादा नकल, उसके बाद कपलर बॉडी का फ्रैक्चर, टूटना उसका, सीबीसी लॉक, योक फेलियर, सेंटर सील, क्लेविस ब्रोकन, ऑपरेटिंग हैंडल डिफेक्ट्स, जो मैंने बताता हूं, ऑपरेटिंग हैंडल की ज्योमेट्री, लंबाई, उसका बेयरिंग पीस में सही बैठना। ये देखिए बेयरिंग पीस का के जो होल में 2 है। और इस प्रकार आपने इसको ये बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि जब भी आप मेंटेनेंस करें तो नकल और कपलर बॉडी को मैक्सिमम ध्यान दें। एक प्रवृत्ति होती है ना कि जैसे हेलिकल स्प्रिंग, चाहे वो एलएचबी हो, आईसीएफ हो, वो बॉटम से फर्स्ट कॉइल के स्टार्ट में ही 90% से ज्यादा टूटता है। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रोलिंग इन, रोलिंग आउट, एसटीआर और सभी एग्जामिनेशनों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो 164 का बाइफर्केशन आपने समझा। अब ये एक और है, क्रिस ने एक एनालिसिस किया था। क्रिस ने जो एनालिसिस किया था कि मस्ट चेंज आइटम कौन कौन से होने चाहिए, तो मस्ट चेंज आइटम जो बीमारी ज्यादा होती है उसकी दवा फिर ज्यादा की जाती है। कोरोना के समय कोरोना के वैक्सीन ज्यादा बने थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार इन्होंने भी दिखाया कि 2023-24 और 24-25 में इन्होंने फिर एक विस्तृत आईसीएमएस रेलवे बोर्ड के स्तर पर एक बहुत बड़ा
एनालिसिस किया, अध्ययन किया और उसमें पाया कि 2023 में नकल के फेलियर यदि रेलवे बोर्ड के स्तर पे, अब इन्होंने स्तर काफी बढ़ा दिया, क्रिस ने सभी रेलवे से और कोंकण रेलवे से या अपने DFCCIL से सारे डाटा लिए और उसमें बताया कि नकल का जो फेलियर है, जो सिक हुआ है, जो भी इसमें रिपेयर की जरूरत पड़ी थी, नकल फिर 1097 2023 और 398 24-25 से कम हुआ। ठीक है, हम सुधारते गए, हर चीज कम हुई ना। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये सितंबर तक के आंकड़े हैं, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ये बात क्लियर है कि कपलर में CBC ई टाइप कपलर में नकल इज द वीकेस्ट पॉइंट, तो हमें इस पे ध्यान देना है। उसके बाद सबसे ज्यादा क्या है, कपलर बॉडी है, फिर इसका योक है, ठीक है ना, योक पिन, इस प्रकार की चीजें। अब जैसे योक सपोर्ट प्लेट है, ये भी 725, ये जो आप देख रहे हैं योक पिन सपोर्ट प्लेट, वो आपको मैंने दिखाया था ना योक पिन सपोर्ट प्लेट, तो ये भी काफी ज्यादा है। और इसके अलावा आप इन 17 आइटमों का शुरू से अध्ययन करें तो कोई ना कोई आइटम इसमें फेलियर है। अच्छा, जो पार्ट नॉट अवेलेबल इन FMM, क्योंकि FMM CMM में हमने काफी पैरामीटर तो डाले हैं, लेकिन अभी भी कुछ पैरामीटर डालने बाकी हैं या हम धीमे धीमे क्रम से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो भी इनके पास डाटाज आए, क्रिस के अनुसार भी नकल इज द वीकेस्ट पॉइंट। अब आप आइए, जो 2024 में जो रिपोर्ट आई है, अब टोटल इसको रिपोर्ट दे दीजिए। जो समरी इन्होंने बनाई है कि 2022 में 284, 23 में 312 और 2024 जो चल रहा 91 केस ट्रेन पार्टिंग से रिलेटेड या ट्रेन पार्टिंग या ट्रेन अनकपलिंग से रिलेटेड ये केस एक अध्ययन के लिए इस कमेटी द्वारा, मैंने बताया 3 उच्च अधिकारियों का, मान्य उच्च अधिकारियों की कमेटी बनी थी, उन्होंने इसका अध्ययन किया। उसके बाद इसका डिवीजन क्या किया, इसके बाद इन्होंने 2 डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के, ठीक है ना, WD 770 और WD 40 BD, ठीक है ना, इसका एनालिसिस किया, इसको बांटा तो 164 और 63 इस प्रकार के जो केस आए, कौन से केस हैं उसमें इनको बाइफरकेट कर दिया गया। इसके बाद पुनः सिमिलरली कंपोनेंट वाइज, जिस प्रकार आपने देखा ना था कंपोनेंट वाइज ये एक एनालिसिस हुआ था, तो फिर इस कमेटी ने भी एक अध्ययन किया कि कंपोनेंट वाइज जो ई टाइप CBC के अवयव हैं उसमें कंपोनेंट वाइज फेलियर क्या है। तो 2023-24 के वही 164 केसों का इन्होंने अध्ययन किया, तो ये 66 जो मैंने पहले बताया था ना, 66 मैक्सिमम नकल फेलियर। उसके बाद कपलर बॉडी का फ्रैक्चर, उसका टूटना, CBC लॉक, योक फेलियर, इस प्रकार इन्होंने 164 का क्यों किया हो गया बाइफिकेशन, क्योंकि मास चेंज आइटम को डिसाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए फेलियर कहां से ज्यादा हो रहा है। जब हमें किसी चीज का कमजोरी का पता लगेगा तभी तो हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है ना। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मेंटेनेंस का क्षेत्र हो। तो इस प्रकार एक सिस्टमेटिक पद्धति से बोर्ड ने, अब आप एक एनिमेशन से ई टाइप CBC के कपलिंग मैकेनिज्म जुड़ने के मैकेनिज्म को आप देख रहे हैं। अभी आपने रेलवे बोर्ड के, RDSO के और लेटेस्ट 2024 अक्टूबर में हुए एक उच्च अधिकारियों की कमेटी का विश्लेषण पढ़ा। तो ये नकल, गार्ड आर्म, CBC सैंग, ड्राबार के जो फेलियर, ये आपने समझी। तो इस मैकेनिज्म में आपने समझा कि ROH, POH और जब भी कोई समस्या हो, भाई ट्रेन पार्टिंग हो जाए या कोई नया वैगन आ जाए, तो आपको जिस प्रकार एंटी क्रिप टेस्ट आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, ROH, POH में गेजिंग भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है। तो इसमें सबसे पहले आप एक डिजाइन के अनुसार
कैलिब्रेटेड रैंक के अनुसार कैलिब्रेटेड सत्यापित किसी एजेंसी से सत्यापित गेजों का प्रयोग कीजिए। गेज, अब सबसे पहला गेज है कंटूर। कंटूर का मतलब होता है प्रोफाइल, रूपरेखा। इसमें 2 गेज हैं। ये सीबीसी की बंद अवस्था में चेक किए जाएंगे। कहाँ होंगे भाई? सिकलैन में होंगे या आरओएच में होंगे, ये कपड़ में थोड़ी ना होंगे। तो इस बंद अवस्था होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, गेज नंबर 1 ये 135 mm है, गेज नंबर 2 130 mm है। इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब आएगा 135 mm का गेज, आपको जिस प्रकार ये महोदय लगा रहे हैं, ये वाला हिस्सा गार्ड आर्म फेस की तरफ, ये नकल की तरफ, ये गेज नॉट टू गेज हैं, सही अवस्था में पास नहीं होने चाहिए। यदि ये पास हो जाता है, अभी तो नहीं हो रहा, यदि ये माना यहां पास हो गया तो इसका मतलब नकल पिन या लॉक, इन तीनों में कहीं घिसावट है, इन तीनों को बदल दीजिए। लिखा है ना, इनको बदल दीजिए। इनको नया बदलने के बाद रिपेयर कुछ नहीं होती इसमें, के बाद पुनः गेज नंबर 2 जो 130 mm है, इसके बाद पुनः लगाइए। यदि ये पास नहीं होता जैसे इस समय, तो बिल्कुल सही है। और पुनः ये पास हो गया, देखिए ऐसे पुनः ये पास हो गया, तो इसका मतलब आपका गार्ड आर्म एक्सपेंड, ये वाला हिस्सा एक्सपेंड हो गया है। इस पूरे को बदल दीजिए, कपलर बॉडी बिल्कुल बदल दीजिए। ठीक है, तो आपने गेज नंबर 1 और 2 का अंतर देखा। आइए अब गेज नंबर 3 और 4, नकल नोज और नकल नोज वियर गेज। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, ये नकल नोज वियर गेज है जो 9.5 mm का, हमें कैसे पता लगेगा? इसमें सीधा लिखा नहीं होता, जैसे टायर डिफेक्ट गेज में आपको नॉट टू गो गेज चला गया है, पहले आप इसको इस लगाइए। तो ये जो ई वाला हिस्सा है, जब कपड़ा इतना भारी होगा, हैवी होगा, मोटा होगा, थिक होगा ना, तो ये इस पे अटक जाएगा। यदि किसी कारणवश ये इसको पास कर गया तो ये वाला इस पे रेस्ट करेगा और ये खाली हो जाएगा। ये खाली होते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा नकल वियर कर चुका है और इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार आपने नकल नोच की जांच की। अब इसके बाद है नकल स्ट्रेच। वो तो वियर घिसना था, स्ट्रेच क्या है? फैलना। फैलने का मतलब इसको गेज वही है, दोनों गेज नकल नोज वियर और स्ट्रेच गेज आपको इस प्रकार लगानी है कि जब सही अवस्था होगी, ये देख रहे हैं आप, सही, इसको निकाल के करना है पहली बात। ठीक है, इसमें इसको निकालना पड़ेगा और आपको गेज को, इस गेज नंबर 4 को इस प्रकार लगाना है कि यदि ये गेज, ये नकल है ना, ये गेज इस पे रहे, अभी देखो इतना गैप है, यदि ये हिस्सा फैल गया, एक्सटेंड कर गया, तो ये वाली दूरी इस प्रकार आपको ये खुली फैली हुई मिलेगी। स्ट्रेच मतलब खींचना, जैसे हम तार को खींचते हैं, इस प्रकार ये जाकर इस हिस्से पर अटैच हो जाएगी। ये क्लियर इंडिकेशन है कि नकल स्ट्रेच हो चुका है, इसको बदल दीजिए। इस प्रकार आपने नकल वियर, नकल स्ट्रेच, ये चीज देखिए। अब आप आइए कपलर बॉडी के महत्वपूर्ण पार्ट, गार्ड आर्म। ठीक है ना, तो इसकी चेकिंग कैसे होगी? चेकिंग ऑफ गार्ड आर्म डिस्ट्रेशन। ये गेज है, ये जो इस पे मार्का है, ये इसका कैलिब्रेशन मार्का है। ठीक है, तो गार्ड आर्म डिस्ट्रेशन गेज ये हमने आरसीएफ कपूरथला से कैलिब्रेट कराए हैं, उन्होंने गाजियाबाद के इन गेजों का नोमेनक्लेचर किया है। तो गार्ड आर्म डिस्ट्रेशन का मतलब होता है कोई परमानेंट विकृति जो दोबारा आप रिस्टोर नहीं कर सकते। रबड़ की रस्सी को यदि हम खींचेंगे तो रबड़ थल की खींचेगी, फिर वापस आएगी। लेकिन गार्ड आर्म डिस्ट्रेशन गेज, इस गेज को आप किस प्रकार लगाएंगे? पहले नकल पिन और नकल को एक तरफ कर लीजिए, फिर उसके बाद ये सब आरओएच पीएच की महत्वपूर्ण
पैरामीटर हैं और कार्य करने हैं, या कभी ट्रेन पार्टिंग हो जाए तो इसको आप खोलने के पश्चात इस गेज को इसके इस एंड पर प्लेस कर लीजिए प्रॉपरली। देखिए इसको सिट कीजिए, ये इसी प्रकार बनी हुई कैविटी इस पे सिट होगी और सही अवस्था में ए पॉइंट तो टच होगा। टच क्या होगा वो हमने कराया है, लेकिन इस अवस्था में बी और सी पॉइंट टच नहीं होने चाहिए, इनके बीच कुछ क्लियरेंस स्पेस होगा, तब ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना नॉट टू गो गेज, ये जाने नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारण से ये बी सी भी इस पर टच कर जाएं, बैठ जाएं, स्थिर हो जाएं, तो पूरा इसका मतलब गार्ड आपका विकृत हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप इसको बदल लीजिए पूरी कपलर बॉडी को। और वो सबसे बड़ी बात है कि इसकी विकृति एक लिमिट से ज्यादा है, लिखा 4.8 है, लेकिन वहां लिखा नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया ना टायर डिफेक्ट गेज में सीधे सीधे आपको ओके और कंडम दो ही चीजें आती है ना कि ये सही है, यस बिल्कुल सुरक्षा के लिए घातक है, केवल इतना आपको देखना है। इसके अलावा G76 और कैमटेक के फ्रेट स्टॉक मैनुअल में आपने और भी के अनुसार ROH और POH में चेकिंग ऑफ एंटीक्रिक लग ऑफ बॉटम लिफ्टर, ये जो नीचे से इसको एंटीक्रिप को हम उठाते हैं तो इसको कैसे चेक करना है इसको भी देखना चाहिए। उसके बाद नकल लॉकिंग फेस की जांच, इसका फेस जो इसको नकल को लॉक करता है वो फेस घिस चुका सही है या खराब है, ये देख रहे हैं, ये नॉट टू गो गेज अभी टच नहीं कर रहा, टच करते ही हम बदल देंगे। तो ये सब चीजें इसमें बताने का प्रयास किया है कि इन गेजों का प्रयोग आपको हर अवस्था में करना ही चाहिए, इसमें किसी तरह की कोताही आपने नहीं बरतनी। लॉकवेयर की जांच, लॉकवेयर की जांच का मतलब क्या है कि जो हमारा लॉक है उसका भी प्रॉपर, जो लॉक टेल सेल पे बैठता है वो प्रॉपर काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो उसमें वियर टियर एक लिमिट से ज्यादा होगी, तो लॉक वियर की जांच आप इस गेज के माध्यम से करेंगे। इसी प्रकार एंटी क्रीप लग ऑफ रोटरी लीवर, मैंने बताया था ना, ये एंटी क्रीप लग और रोटरी लीवर ये जो है जो बॉडी से जाके टकराता है और बॉडी में बने हुए, बॉडी में गिरे हुए एंटी क्रीप लग से, ये है रोटरी में, और एक मैंने बताया था जो था सीबीसी ई टाइप सीबीसी की बॉडी में, तो इसकी भी घिसावट की आप जांच करेंगे कि कहीं एक लिमिट से ज्यादा ये घिस तो नहीं गया है। यदि ये चीजें घिस चुकी हैं तो ये फिर अपना कार्य नहीं कर पाएंगी, कार्य नहीं कर पाएंगी का मतलब एंटी क्रिप नहीं कर पाएंगी और ट्रेन पार्टिंग का महत्वपूर्ण कारण बनेंगी। तो इस प्रकार आपने महत्वपूर्ण गेजों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए ये सीखा। अब आप आइए हमारे शॉप फ्लोर पर किस प्रकार इसी जांच की जानी चाहिए इसको देखें। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि इसमें आरओएच में जो हमारे यार्ड सिकलैंड में होता है, इसमें मस्ट चेंज आइटम क्या है, स्टाइकर कास्टिंग वेयर प्लेट, इसको आपको बदलना है। जो 8 mm की होती है नहीं है, 6 mm पे कंडम है, लेकिन आरओएच में इसको आपने नापना नहीं है, इसको प्रत्येक अवस्था में बदलना ही बदलना है। ये रिकमेंडेशन कैमटेक और रेलवे बोर्ड ने हाल में भी की है। और अब आप आइए इसके बाद समझिए कि फिजिकली आप इन गेजों को कैसे लगाएंगे, ये हमारे शॉप फ्लोर पे आपको दिखाया जा रहा है। आए, अभी तक आपने जो एनालिसिस मैंने रेलवे बोर्ड के पत्रांक के अनुसार आपको बताए थे, तो कुल मिलाकर आपने ट्रेन पार्टिंग में जो सीबीसी का फेलियर है उसमें से भी इस कपलर, सीबीसी कपलर इज वीकेस्ट लिंक, सबसे कमजोर कड़ी यही है। ये आपने समझ लिया ना। देखा ना कई जगह 1000 से भी ऊपर जहां भी इसका एनालिसिस हुआ, चाहे वो रेलवे बोर्ड ने किया चाहे आरडीएसओ ने किया, तो नकल के फेलियर अधिकतम थे।
ब्रेकेज कहाँ होता है वो आपने देखा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जहां अधिकतम ब्रेकेज होने की संभावना इस सीबीसी नकल और इसके हेड में हो सकती है। तो अब क्योंकि जब फेलियर का कारण ही अधिकतम ये है, 50% 60% कारण यह, उसके बाद अन्य पीछे योग ड्राफ्ट, ये अधिकतम कारणों में हमें अध्ययन भी इसी प्रकार करना पड़ेगा। इस प्रकार रेलवे बोर्ड ने भी ये दिशा निर्देश समय समय पर दिए कि जब भी यार्ड में क्या मेंटेनेंस होना है वो आपको मैंने बताया, और जब भी आरओएच जो डिपो पर होगा सिकलाइन में आरओएच डिपो पे या पीएच वर्कशॉप में आपको क्या क्या मुख्य इसमें नाप करनी है, क्या क्या निरीक्षण करने हैं, किन किन गेजों का सहारा लेना है, और एंटी क्रिप तो आपने हमारे पिछले अध्याय दूसरी वीडियो में बड़े विस्तार पूर्वक समझा। तो अब आप आइए, सीबीसी गेजिंग कब होगी? ये गेजिंग जब आरओएच हो रहा हो, पीएच हो रहा हो, या कहीं ट्रेन पार्टिंग हो गई हो, या वर्कशॉप से कोई पीएच होकर वैगन आए, नया वैगन कमीशनिंग के लिए आए। भाई गलती किसी भी स्तर पर हो सकती है, ये भी नहीं सोचना कि वर्कशॉप से आया तो बिल्कुल सही होगा। तो उन सब परिस्थितियों में इसकी गेजिंग किस प्रकार होगी, इस प्रकार जेई महोदय आपको कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले गेज नंबर 1 लगाएंगे, इसका नाम है ई टाइप सीबीसी कंटूर। कंटूर मतलब होता है परिधि, प्रोफाइल, इसकी रूपरेखा। तो बंद अवस्था में क्या होगा? पहले ये बंद होगा, देख रहे ना आप बंद अवस्था में, एक बार और इंश्योर कर ले, बंद अवस्था कहां है? इधर लॉक को दिखाए, ये बंद है स्टेम। तो इसकी कंटूर मतलब इसका प्रोफाइल, ये इसको चेक करने के लिए गेज नंबर 1 कौन सी है? जिसकी लंबाई 135 mm है। ध्यान रखिएगा, बड़ी पहले लगानी कैसे है? देखिए जेई महोदय लगा रहे हैं, ये सही तरीका क्या है? ये दो इसके गार्ड आर्म की तरफ बिल्कुल मिले रहेंगे। तीसरा ये जो सिरा है ये नकल के प्रोफाइल पर, फेस पर टिका होना चाहिए। सही अवस्था में यदि गेज नंबर 1 इस प्रकार है, इसको आप 3-4 जगह और लगाइए, इंश्योर कीजिए हर चीज को। देखिए लगाने का तरीका है प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल है ये गार्ड आर्म की तरफ और ये नकल की तरफ, 3 बार आपने लगा लिया और गेज अटक गई, मतलब पार नहीं हो पाई। ये नॉट टू गो गेज है, ये किसी भी अवस्था में पार सही अवस्था में नहीं होनी। यदि ये यहां से पार हो जाए, मतलब अंदर चली जाए, फिर आपने जैसे पढ़ा नकल पिन और ये लॉक पहली अवस्था में ये चेंज करने हैं, ठीक है ना? ये क्यों चेंज करने? ये चेंज करने सरल भी है। फिर उसके बाद गेज नंबर 2, कंटूर गेज नंबर 2 जिसकी लंबाई 130 mm रहेगी, लंबाई कम है। लगाने का तरीका फिर वही, ये गार्ड आर्म की तरफ और ये नकल की तरफ। फिर आप इसको 3 जगह कम से कम, और जहां भी सको, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, 3 जहां सको आपको लग रहा है घिसा है वहां लगाइए। इस अवस्था में भी ये गार्ड आर्म के फेस की तरफ और ये नकल के फेस की तरफ 1 नंबर गेज भी पास नहीं हुआ, इसका मतलब ये परफेक्ट है। और माना अब ये पास हो जाए 2 नंबर, यदि ये 2 नंबर पास हो जाती, 2 नंबर किसी कारण मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं, यूं होके पास हो जाती, तो फिर क्योंकि ये तो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं यदि ये यूं पास हो जाती, फिर आपको सीबीसी के इस हेड को, गार्ड आर्म को कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? वो तो आपने चेंज, अब आपको इसको कंप्लीट चेंज करना है। ये हमारे पास एक नकल है और ये नकल स्ट्रेच और नोज बियर गेज, ये हमारे पास गेज है और इस पे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, कुछ गेजिंग पॉइंट्स बने हैं। हम चेक करेंगे कि ये जो नकल हमारे पास है
ये एक तरीके से हमारे पास एक डिफेक्टेड नकल है। डिफेक्टेड नकल का मतलब है कि नकल स्ट्रेच हो चुका है। तो हम इस गेज के माध्यम से पता करेंगे कि एक्चुअल में अगर आपका नकल स्ट्रेच है तो हम लोग कैसे इसको चेक करें। तो ये हमारे पास नकल स्ट्रेच गेज है। हम नकल को स्ट्रेच चेक करेंगे, कैसे वो पता कर सकता है कि ये नकल स्ट्रेच हुआ है या नहीं हुआ है। देखिएगा इस तरीके से ये नकल स्ट्रेच है। यहाँ पर देखना A, B, C और D, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स है। हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमें गेज को लगाना है और किस तरीके से हमें पता चले कि ये नकल स्ट्रेच है। ये देखेगा ये नकल स्ट्रेच हो चुका है। कैसे हमें पता चला कि नकल स्ट्रेच है? देखिएगा A पॉइंट और B पॉइंट और C पॉइंट और D पॉइंट, यहाँ पर हमें टच करवाना है। अगर मान लो कि नकल सही होता तो A वाला पॉइंट और B और C पॉइंट ये तीनों इसके ऊपर टच होते और यहाँ पर जो D पॉइंट है यहाँ पर क्लियरेंस बन जाता। लेकिन ये स्ट्रेच नकल है तो इसकी ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारा नकल स्ट्रेच है, हमें इस नकल को चेंज करना है। देखिएगा यहाँ पर A पॉइंट तो टच है लेकिन B पॉइंट में गैप है और C पॉइंट तो काफ़ी दूर है और D पॉइंट आप देखना यहाँ पर D पॉइंट में तो बिल्कुल भी क्लियरेंस नहीं है, ये D पॉइंट भी इस पर टच है। तो इसका मतलब है कि हमारा नकल स्ट्रेच हो चुका है। ये जो हमारे पास नकल है, अभी हमने नकल स्ट्रेच चेक किया था, अब हम नकल नोज का बियरिंग चेक करेंगे कि ये जो नोज है ये बियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारे पास जो ये गेज था इसमें 2 पॉइंट्स बने हैं। एक तो नकल स्ट्रेच चेक करने के लिए है जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, और दूसरा ये जो गेजिंग पॉइंट है ये नकल नोज बियरिंग को चेक करने के लिए बनाया गया है। हम इस तरीके से इस नोज के ऊपर इसको लगाएंगे। अब हमें ये चीज़ देखना है कि ये नकल नोज जो है ये बियर हुआ है या नहीं हुआ, इसमें बियरिंग है या नहीं है। तो हमें देखना है, देखो इस तरीके से लगाना है इसे। इसमें देखो इसमें भी पॉइंट्स बने हैं, H है, E है, G है, F है। ये जो पॉइंट्स बने हैं इसके बारे में हमें जानना है कि जब हम गेज लगाएंगे तो हमें कैसे चेक करना है कि ये बियर है या नहीं है। अब देखना यहाँ पर F पॉइंट, G पॉइंट और E पॉइंट और H पॉइंट, इसमें F, E और H ये तीनों पॉइंट टच होने चाहिए और जो G पॉइंट है ये इसमें बिल्कुल क्लियरेंस होना चाहिए, इसमें गैप होना चाहिए। अगर ये G पॉइंट इसके ऊपर बैठ गया है और यहाँ जो E पॉइंट है ये वाला पॉइंट अगर इसमें क्लियरेंस बन गया है तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो नकल नोज है ये नकल नोज बियर हो चुका है। अभी देखिएगा इस कंडीशन में नकल नोज बिल्कुल ठीक है, अभी ये कंडम नहीं हुआ है, ये नोज बियर नहीं हुआ है अगर ये कंडीशन है, क्योंकि ई गैप आपका जो ई पॉइंट है ये इसके ऊपर बैठा हुआ है और एफ पॉइंट भी इसके ऊपर बैठा है और एच पॉइंट भी इस पे टच है। लेकिन ये जो जी पॉइंट है इसमें बिल्कुल क्लियरेंस है, बिल्कुल गैप है इसके बीच में, तो इसका मतलब है बिल्कुल सही है। दूसरा, जब हम इसका विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, विजुअली इसको चेक करते हैं, तो ये जो होल है इसके बगल में हमें ये चेक करना है, यहाँ पर ये अगर 9.5 से नीचे है या 9.5 mm का अगर ये पॉइंट हो गया है तो इसका मतलब भी है कि हमारा ये नकल नोज बियर हो गया है, घिस गया है, क्योंकि यहाँ पर इसमें घिसावट आ जाती है जिसके कारण ये बिल्कुल ही पतला हो जाता है। अगर ये 9.5 या 9.5 से नीचे है तो इसे हमें चेंज करना है। इसका मतलब है कि नकल नोज आपका बियर हो चुका है। इसको देखिएगा, हमें इसको इस तरीके से स्लाइड भी करना, लेकिन ये प्रॉपर स्लाइड नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इसमें बियरिंग नहीं हुआ है, अब इसमें बियर नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर ये बिल्कुल बियर हो जाएगा तो ये प्रॉपर नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा पूरा गेज जो है। इस तरीके से हम इसको 3 पॉइंट पे चेक करेंगे। यहाँ पर भी यही डायमेंशन है और यहाँ पर भी इसी तरीके से बिल्कुल सही है। अभी हमारा नोज बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। हमें इस प्रकार आपने भारतीय रेल के फ्रेट स्टॉक में कार्यरत जो सेवारत 3,20,000 से भी अधिक वैगन हैं और जो ई टाइप सीबीसी से सुसज्जित है, क्योंकि विशाल संख्या और उसमें प्रयुक्त होने वाले ई टाइप सीबीसी के समस्याएं भी फिर कुछ ज्यादा ही होगी। ट्रेन पार्टिंग सुरक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत संवेदनशील, घातक और सुरक्षा की दृष्टि से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपने जाना किस प्रकार हम ई टाइप सीबीसी का यार्ड में आरओएच पीओएच में किस प्रकार इसकी गेजिंग की जाए, एंटी क्रिप टेस्ट किया जाए, जिससे कि आप इसको भारतीय रेल को दुर्घटना रहित रख सकें।
इसके साथ गेजों का लगाने का अभ्यास। देखिए, एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप साइकिल, स्कूटी, कार जितना ज्यादा चलाएंगे उतना आप अच्छा उसको चला पाएंगे। इसी प्रकार अपने मेंटेनेंस में जब हम प्रमाणित, मतलब गेज प्रॉपर हो और कैलिब्रेटेड हो। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है ना सबके पीछे, ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ, तो कैलिब्रेटेड हो, प्रमाणित हो, आप लगातार इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चय ही आप इसमें परफेक्ट होंगे और अपने मेंटेनेंस को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रेल की उत्पादकता, सुरक्षापूर्ण संचालन करने में भारतीय रेल को सहयोग करेंगे। धन्यवाद।